नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए हमने आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए और अब प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। आज हम आपको हिंदी के सर्वश्रेष्ठ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 14 होगा। इसके पहले हमने आपको 13 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। अगर आप सरकारी सीट से बीएड करना चाहते हैं तो आपका ये लक्ष्य हो जाए कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आपको 45 प्रश्न और सही करने, क्योंकि हिंदी ऐसा पार्ट होता है जिसमें ज्यादातर लोग 50 से 50 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रथम प्रश्न पत्र के खंड बा के सेक्शन में हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 51 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हिंदी भाषा के क्वेश्चन होंगे। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है, वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा क्या आप इन 50 हिंदी के प्रश्नों में से 45 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है। ये आपका एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है कि पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है। सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन, अत्यधिक लज्जित होना। अत्यधिक लज्जित होना इसका मतलब होता है पानी पानी होना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, दया सागर किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है या फिर आपका आकर्मक है। देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका होता है रूढ़। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिसका आप खंडन नहीं कर सकते, जैसे कि घर लिखा गया, घर का आप खंडन नहीं कर सकते। अगर आपने खंडन भी किया तो उसका अलग अलग कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। और दूसरा आपका होता है यौगिक। यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप खंडित करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका दया सागर लिखा गया है तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। दया आपका अलग हो जाएगा और सागर आपका अलग हो जाएगा और दोनों का अर्थ भी निकल सकता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा यौगिक। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे कि पंकज, जलज, इसका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, मतलब कि ये कमल के पर्यायवाची हैं। जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वे सारे के सारे आपके योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा ये एक यौगिक शब्द है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द आपको चूज करना है। कल्पना से अधिक, चलिए बताइए 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, कल्पनातीत। कल्पना से अधिक सही ऑप्शन होगा एक शब्द कल्पनातीत। देखिए अकाल्पनिक वो होते हैं जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, और इसमें आपसे पूछा था कल्पना से अधिक, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए अगर आपको 54 प्रश्न आ जाता है तो आप 55 को ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नीचे तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। देखिए उपसर्ग हमेशा आगे की ओर लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे निर्मित जो शब्द ना हो उसकी आपको पहचान करनी। तो देखिए कहां पर से आपसे स्टार्टिंग नहीं हो रही है, तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। यहां पर आप देख रहे हैं आदि उपसर्ग लगा है, तो यही ऑप्शन आपका आपसे उपसर्ग से निर्मित नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सबसे शुद्ध है। तो बताइए शुद्ध वर्तनी वाला कौन है इसमें से 4 ऑप्शन में से। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, अनुग्रहित जो है यही सबसे सही तरीके से लिखा गया। देखिए पूजनीय कैसे लिखा जाता है, पूजनीय जो लिखा जाता है वो पूजनीय लिखा जाता है। जब नी लग जाता है तो उसे पूजनीय लिखते हैं। अगर आप कहीं पर पूज लिखना है तो आप आधा जाके साथ में या लगा सकते हैं। पूज लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और पूजनीय लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो सी वाला गलत हो गया। यहाँ पर आपको चरण लिखना चाहिए था, चरण लिख दिया है। प्रार्थी होना चाहिए था, तो ये तीनों आपके गलत हैं और डी वाला ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। बताइए ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर आपकी बिहारी हिंदी। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ब्रजभाषा आती है। बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, खड़ी बोली आती है और हरियाणवी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें आपकी अवधी आती है, बघेली आती है और आपकी छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी भोजपुरी आती है, मगही आती है और आपकी मैथिली आती है। पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे तो कुमायूनी और गढ़वाली, ये 2 आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं।
ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अन्ना भाव में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास? सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। अन्य का अभाव, तो यहां पर आपका तत्पुरुष समास होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी में किस प्रकार का समास है? बताइए, पंचवटी में किस प्रकार का समास है? आपको यहां पर देख रहे होंगे संख्यात्मक से स्टार्टिंग हो रही है, पंच से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा समास हो सकता है? यहां पर आपका द्विगु समास होगा। इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा। अगर कोई तीसरा अर्थ निकलता तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो सकता था, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं पंचवटी, तो यहां पर द्विगु समास ही होगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, निष्फल में किस प्रकार की संधि है? बताइए, निष्फल में किस प्रकार की संधि है? आप लोग इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 50 से 50 भी सही कर सकते हैं, क्योंकि आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले वाला जो हमने 12 नंबर आपको सेट कराया था वो थोड़ा अच्छा सेट था, उसमें ज़्यादातर लोग 40 प्लस ही कर पाए थे, लेकिन इसमें आप 45 प्लस भी कर सकते हैं, प्रयास अवश्य कीजिएगा। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, विसर्ग संधि होगी। देखिए नी प्लस फल बन करके आपका निष्फल बनता है, इसलिए यहां पर विसर्ग संधि होगी। 61 नंबर क्वेश्चन है, आरोह शब्द का विपरीत आर्थक शब्द क्या होगा? विलोम आपसे पूछा है आरोह का। आरोह मतलब होता है चढ़ना, और इसका विपरीत क्या होगा? अवरोह, उतरना। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर में किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर एक आपका किस प्रकार का शब्द है? बताइए। लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी के बारे में इसमें चर्चा की गई आपसे, तो कोई तीसरा अर्थ निकला जा करके, तो यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर आपका योग रूढ़ होगा, तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। मैंने आपको बताया था जब भी तीसरा अर्थ निकलेगा तो आपका बहुव्रीहि समास होता है, और बहुव्रीहि समास वाले शब्द जितने भी होते हैं वो आपके योग रूढ़ में आते हैं। जैसे आपका जलज हो गया, पंकज हो गया, पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, ये सब के सब आपके योग रूढ़ में जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका अर्थ क्या है? बताइए, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, मतलब जन्मजात कार्य जो होते हैं वो बदल नहीं सकते हैं। चूहे का बच्चा है तो बिल ही खोदेगा, जन्मजात कार्य बदल नहीं सकते हैं, इसका अर्थ ये होता है। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, जो वस्तु व्यक्ति परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपने रस पढ़ा होगा, तो रस के कुछ अंग होते हैं, जैसे आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो आपसे पूछ रहा है जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा इसका विभाव। विभाव जो होते हैं वो संचारी भाव को जागृत करते हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए धर्माधर्म का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म को अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका धर्माधर्म बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों पद आपके प्रधान हैं, धर्म और अधर्म, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास होगा। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टीका का पर्यायवाची कौन सा होगा? टीका का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति या फिर ये सभी। बताइए टीका का पर्यायवाची क्या होगा? टीका मतलब होता है कोई भी प्रसंग छिड़ने या बात आने पर उसके गुण दोष को देखना या फिर अंतर करना, यही होता है टीका टिप्पणी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, टीका का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये सभी, इसके तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा? मतलब कि संस्कृत रूप आपको बताना है, उल्लू को आप संस्कृत में किस प्रकार से लिखते हैं? सही ऑप्शन होगा, इसे आप लिखते हैं उलूका, तो उलूक जो होगा ये इसका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था ना पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो बताइए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आपकी नहीं आती है?
इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए मालवी जो आती है वो आपकी राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों भाषाएं आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आपसे पूछा था नहीं है तो सही ऑप्शन होगा मालवी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बादल का प्रयोज्य इसमें से कौन सा होगा? अम्बुद, बलाहक, जीमूत या फिर ये सभी? सही ऑप्शन होगा ये सभी जो हैं ये बादल के प्रयोज्य शब्द हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए राहत का विलोम शब्द क्या होगा? सही ऑप्शन होगा प्रकोप। प्रकोप जो होगा वो राहत का विलोम शब्द होगा। सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा? सातत्य। सातत्य मतलब होता है निरंतरता, तो अब विलोम आप लोग बताइए। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन असातत्य। 72 नंबर क्वेश्चन है, मछली का तत्सम शब्द क्या है? जो क्वेश्चन इजी होंगे इसको हम लोग तेजी से लेकर चलेंगे। मछली का तत्सम मतलब कि संस्कृत रूप क्या होगा? तो मत्स्य होता है, ठीक है, मत्स्य होता है, मेन मत समझिएगा, मत्स्य होता है। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग छिपा हुआ है? बताइए प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग लगा है? 73 आ जाता है तो आप लोग 74 की ओर जा सकते हैं। प्रतिहिंसा में आप देख रहे हैं यहां पर प्रति उपसर्ग लगा, उपसर्ग हमेशा आगे की ओर लगता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, विद्या प्लस अर्थी किसका संधि विच्छेद है? काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, बताइए किसका संधि विच्छेद है? विद्या प्लस अर्थी, तो सही ऑप्शन होगा विद्यार्थी का, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सन मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? बताइए सन मार्ग का समास विग्रह आप कैसे लिखेंगे? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, सत है मार्ग जो, सत है मार्ग जो, उसके लिए एक शब्द होगा सन मार्ग, ठीक है। ए वाला ऑप्शन मतलब बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। कि 76 नंबर क्वेश्चन है, जो बात हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन हृदयागम, ठीक है। हृदयागम मतलब होता है जो बात हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई हो। 77 नंबर क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। हाथ मलते रह जाना का मतलब क्या होता है? सही ऑप्शन होता है पश्चाताप करना, मतलब कि रह गया कुछ, पश्चाताप कर रहे हैं आप, हाथ मल रहे हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, तारे गिनना का सही अर्थ क्या होता है? तारे गिनना, इसका अर्थ होता है चिंतित रहना। आप लेटे हुए हैं और तारे गिन रहे हैं, इसका मतलब आप चिंता में खोए हुए हैं, तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 79 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस, सही ऑप्शन होगा रति। रति जो होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस रस को रसराज माना जाता है? रसराज मतलब कि रसों का राजा किसे माना जाता है? तो ये आपका श्रृंगार रस को ही माना जाता है, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। छप्पय किस प्रकार का छंद है? अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? मात्रिक है, वार्णिक है, मुक्त छंद है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए छप्पय आपका कैसा है? ये आपका मात्रिक छंद है, इसमें मात्राएं आप गिनते हैं। छप्पय आपका बनता है रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला को मिलाकर के छप्पय बनता है, ठीक है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 82 नंबर क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त किसकी नाट्य आकृति है? किसका नाटक है? बताइए स्कंदगुप्त किसका नाटक है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य, ध्रुव सामनी, ये सारे के सारे जो हैं वो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा अर्जुनम युद्धम किसकी नाटक कृति है? बताइए कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी नाटक कृति है? किसका नाटक है? सिंपल सेट है, इसे हम लोग जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का। सेट में आपको साहित्य के जितने भी नाम आते हैं, राइटरों के नाम, उनको आप लोग देखते चलिएगा। आप लोग देखिएगा एग्जाम में जाकर के आपको हमारे सेट से साहित्य वाले क्वेश्चन और से आपको देखने को मिलेंगे। बादल राग किसकी लंबी कविता है? बताइए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बादल राग किसकी लंबी कविता है?
ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए 85 और 86 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, तो बताइए इसको सही रूप से आप कैसे लिखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, 85 और 86, इन दोनों का क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, और 86 में लिखा गया इसकी वास्तविक कारण क्या है, तो इनको आपको शुद्ध करना है। 85 का सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ये इसका सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर भी लगा दिया, आजकल भी लगा दिया, तो एक ही लगेगा, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 86 नंबर को देखिए आप लोग, इसमें आप शुद्धता की पहचान कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन, इसका वास्तविक कारण क्या है, ठीक है, इसकी वास्तविक कारण क्या है ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका वास्तविक कारण क्या है ऐसा लिखेंगे। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। मोर नाच रहा है, इसमें मोर क्या है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर जातिवाचक है। कुछ लोग व्यक्तिवाचक को सही करने का प्रयास करते हैं कि मोर एक व्यक्ति है, मोर एक व्यक्ति नहीं है, मोर एक जाति का नाम है, जातिवाचक है। सही ऑप्शन होगा डी वाला, क्योंकि इसमें सारी की सारी जातियां आ जाएंगी मोर की। अगर आप मोर कह रहे हैं इसका मतलब पूरी मोर की जात को आपने ले लिया है, मोर नाच रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए शताब्दी ऐसे नहीं लिखा जाता, शताब्दी में ऐसे लिखा जाता, बड़ी दी होती है। आप लिखेंगे शताब्दी तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दी जो होगी बड़ी होगी, इसमें छोटी कर दिया है इसलिए गलत हो गया, ठीक है, बाकी सभी सही लिखे हैं। उज्जवल बहुत आता है, उज्जवल को देख लीजिएगा, दो जो जा होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं उज्जवल में, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और कृतज्ञ ने भी सही लिखा। 89 नंबर क्वेश्चन है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, ये किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, और यहां पर जो लगा हुआ है जो, ये भी पहचान करा रहा है कि ये वाक्य कैसा होगा, ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है और यहां पर जो भी लगा है इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण के आचार के लिए एक शब्द क्या होगा, व्याकरण के आचार के लिए सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, व्याकरण, ठीक है, ये होते हैं व्याकरण के आचार को अगर आप कुछ कहेंगे तो व्याकरण कहेंगे। तो क्या ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द आपको बताना है, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द। अभी लॉकडाउन चल रहा था और रामायण और महाभारत दोनों आ रही थी, तो महाभारत में आप देख रहे थे कि ज़्यादातर लोग जो कुंती के पुत्र थे पांडव, उनको क्या कह रहे थे, कौन्तेय कह रहे थे, मतलब कि कुंती से उत्पन्न होने वाले पुत्रों क्या कहते हैं, कौन्तेय कहते हैं, कुंती के पुत्र कौन्तेय, ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। ज़्यादातर श्री कृष्ण जी ऐसा बोलते थे कौन्तेय। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय के साथ बना है, आई प्रत्यय के साथ, जिसमें प्रत्यय मैंने बताया ना उसमें लास्ट में लगा होगा, ठीक है, आई, तो लास्ट में ढूंढिएगा, उपसर्ग में ऐसा हमेशा आप आगे की ओर ढूंढिएगा। सही ऑप्शन होगा भलाई, भलाई में आप देख रहे हैं लास्ट में आई लगा है, भला प्लस आई, ठीक है, भलाई आपका हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना, परेशान करने का क्या अर्थ होता है, लोहे के चना चबवाना या फिर लोहे के चना चबाना मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। छक्के छुड़ाना मतलब होता है परास्त कर देना, पानी पानी होना मतलब होता है कि मतलब शर्मिंदा कर देना, और आंखों का तारा होना मतलब बहुत अत्यधिक प्रिय होना, तो परेशान करना होगा लोहे के चना चबाना। 94 नंबर क्वेश्चन है, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है, बताइए कौन सा कारक है यहां पर। तो यहां पर आपका कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, रमेश को, ठीक है,
कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो यहां पर किसका कौन सी व्यक्ति आ रही है, को आ रहा है ना, तो कर्म कारक होगा, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, चंद्रमुख में कौन सा समास है, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, इसका मतलब यहां पर जो है वो आपका कर्मधारय समास है, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आकर्षण का विपरीत शब्द आपको बताना है। संकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण या फिर अनाकर्षण, चारों आपको ऐसा दिख रहा होगा कि चारों के चारों आपको आकर्षण के विपरीतार्थक दिख सकते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा विकर्षण, आकर्षण का होता है विकर्षण, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें आपका प्रविशेषण कौन सा शब्द है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो यहां पर आपको प्रविशेषण शब्द का चयन करना है। विशेषण की जो विशेषता बताए उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण, तो यहां पर विशेषण जो है वो तेज है, ठीक है, विशेषण तेज है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है, इसलिए बहुत जो होगा ये आपका प्रविशेषण होगा, सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी थी, मध्यकाल, मध्यकाल आपका कब से कब तक था, 1400 से लेकर के 1850 तक, 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 तक की काल जो कहते हैं हम लोग, इसे मध्यकाल कहते हैं। तो यहां पर मध्यकाल में सबसे प्रचलित बोली थी ब्रज भाषा, कृष्ण भक्ति के जो कवि थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे और राम भक्ति के कवि जो थे वो अवधी भाषा में लिखते थे। प्राचीन काल आपका 1100 से लेकर के 1400 ईस्वी तक था और 1400 से लेकर के 1850 तक मध्यकाल था और 1850 से लेकर के अब तक का जो काल है वो आधुनिक काल है, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन 99 नंबर क्वेश्चन है, धा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर दंत। सबसे पहले आप ये देखिए कि धा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ता, था, दा, धा, ना, तो ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे आपका का वर्ग जो होता है, काखा, गगा, अंगा, ये का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है और चा वर्ग जो आपका होता है ये तालु से बोला जाता है और टा वर्ग जो होता है ये मूर्धन्य से बोला जाता है और ता वर्ग के अंतर्गत आता है ना, ता, था, दादा, ना, तो ये आपका दंत से बोला जाता है, दांतों का आप इस्तेमाल करते हैं ना, ता, था, दादा, ना, अगर आप दांत को आपस में नहीं जोड़ेंगे तो इन शब्दों को नहीं बोल पाएंगे आप। 100वां नंबर क्वेश्चन है, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस शब्द में कौन सा विशेषण है, कुछ लड़कियां आ रही हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ जो है ना ये संख्यावाचक है और संख्यावाचक में कैसा संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ये देखिए हमारी 50 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। आपको वीडियो कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। ये काफ़ी इजी सेट था जिसमें आप 50 में 50 भी सही कर सकते थे जो अच्छे स्टूडेंट होंगे। देखिए इसमें अगर आपको स्कोर करना है तो इसका बेस्ट स्कोर जो है वो 45 माना जाएगा। अगर आपने 40 से 45 के बीच में आए तो आपका बेस्ट स्कोर होगा और कुछ लोग 45 प्लस भी कर सकते हैं, वो भी लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। जितने ये कमजोर स्टूडेंट हैं वो कम से कम 40 तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये इजी सेट था। इसके पहले मैंने आपको 12 नंबर सेट कराया था, वो थोड़ा सा टफ सेट था, उसमें बहुत ही कम लोग 40 प्लस तक पहुँच पाए थे। ये इजी हो गया। अब नेक्स्ट वाला सेट जो आएगा वो काफ़ी अच्छा सेट होगा। तो इसी प्रकार मैं आपको लगातार नए नए सेट लाता रहूँगा, इससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा और किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं लग जाएगा आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा यूपी बीएड के लिए। आपको सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं इस सीरीज को तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।